A very good morning students. Now today we are continue history chapter number 3rd. Hello students, I am Pradeep, your assistant teacher. तो आज हम ये चैप्टर को रीड करने वाले हैं पेज नंबर 40 से। इससे पहले का यह चैप्टर है वो हमने प्रीवियस वीडियोस में पार्ट नंबर 1 to 3 में डिस्कस कर लिया है। आप चाहो तो वो देख सकते हो। यहाँ पर जो है हमें दिया गया है अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के बीच में कि उन्होंने कौन से अपने एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स को अपनाया, उनके बारे में ये कुछ 5 पॉइंट्स इन दोनों के दिए गए हैं। इनकी पॉलिसीज़ के बारे में हमें पता चलेगा। फर्स्ट पॉइंट में ये बताते हैं अलाउद्दीन खिलजी के कि जब दिल्ली पर 2 बार अटैक किया गया, ठीक है, 1299 से 13 के बीच में और 1302 से 1303 के बीच में, और इसने जो है अपनी डिफेंसिव मतलब उसका मुकाबला अच्छे से किया और इसके लिए इसने स्टैंडिंग आर्मी, लार्ज स्टैंडिंग आर्मी को जो है वो लगा के रखा उसमें ताकि वो अटैक से बच सके। इसके ही रेदर देन अगर हम मोहम्मद तुगलक की बात करें तो इसके टाइम में भी जो है अटैक हुआ दिल्ली पे। मंगोल ने अटैक किया था लेकिन इसने अच्छे से डिफ़ीट करने से मतलब इसके जो हौसले थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए। इसको लगा कि मैंने तो मंगोल्स को हरा दिया, अब तो मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ। तो इसने भी एक लार्ज स्टैंडिंग आर्मी यहाँ तक ऑर्गेनाइज़ की। यहाँ तक तो ठीक है। आगे हम देखते हैं कि जो इसका सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट में ये बताते हैं कि इसने कंस्ट्रक्ट करवाए थे काफ़ी सारे गैरिसन टाउन, जिसका नाम इसने सीरी रखा, सीरी, ठीक है, जो सोल्जर से भरा हुआ इनका फोर्ट होता था। इसके रेदर देन ये बताते हैं इसने भी काफ़ी सारे गैरिसन टाउन जो थे वो कंस्ट्रक्ट करवाए थे, लेकिन इसने एक गलती कर दी। इसने जो पुरानी सिटी थी दिल्ली कुन्हा, उसको खाली करवाया और वहाँ के लोगों को बहुत दूर भेज दिया, ठीक है। दौलताबाद एक नई, साउथ में एक नई इसने कैपिटल बना ली और वहाँ पर लोगों को कहा कि आप सब वहाँ जाओ, और जो वहाँ पर रेजिडेंट्स लोग रहते थे उनको वहाँ से निकाल के वहाँ पर इसने अपने गैरिसन टाउन बना दिए, जो इसकी बहुत गलत पॉलिसी रही, बिल्कुल भी सही नहीं थी, क्योंकि इस तरीके से जो सालों से लोग वहाँ पर रह रहे थे उनको वहाँ से निकालना कोई सही दिमाग वाला काम ये नहीं है, हम ये कह सकते हैं। और अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो क्योंकि सोल्जर रखे हैं तो उनको, सोल्जर को क्या चाहिए, उनको खाने के लिए भी देना होगा, ठीक है। तो उसके लिए इसने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने जो टैक्स था, जो लैंड ये देते थे उसी पे टैक्स लेते थे, और टैक्स जो था ये 50% टैक्स लेना इन्होंने शुरू कर दिया, ठीक है। मतलब जो पीजेंट थे वो 50% टैक्स देंगे इनको, और उसी से ये लोग जो है आर्मी के लोगों को भोजन वगैरह की व्यवस्था कर देते थे, और गंगा और यमुना के बीच के इलाके में ये 50% टैक्स लेते थे पीजेंट से। इधर दूसरी तरफ अगर हम मोहम्मद तुगलक की बात करें तो इसने भी टैक्स लिया, बट इसने क्या किया, इसने लार्ज आर्मी को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर बेटा एडिशनल टैक्स भी लगा दिए, जिससे फेमाइन हो गया, भुखमरी फैल गई, जो इसकी पॉलिसी बहुत गलत रही। आगे हम इसकी बात करते हैं फोर्थ पॉइंट में अगर हम देखें तो ये कहते हैं कि जो सोल्जर को सैलरी भी पे करनी होती थी, तो सैलरी पे करने के लिए, ठीक है, इन्होंने जो इक्ता दी हुई थी, इक्ता लैंड ना देके उसके कंट्रास्ट में क्या किया इन्होंने सीधा बाय कैश सैलरी देना शुरू कर दी लोगों को, ठीक है। अलाउद्दीन ने क्या किया, कैश सैलरी शुरू कर दी, और दूसरी एक और व्यवस्था की कि अब जब सोल्जर के पास कैश आ गया तो कहीं मर्चेंट जो हैं वो रेट ना बढ़ा दे चीज़ों का, तो इन्होंने सभी गुड्स के जो रेट हैं, जो प्राइस हैं वो फिक्स कर दिए थे। अब वो लोगों को पूरे मतलब ये बोल दिया था पूरे उसके साथ कि अगर कोई भी जो है रेट से ज़्यादा फिक्स किए गए प्राइस से ज़्यादा अगर चीज़ों को बेचेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, और बहुत सख्त पनिशमेंट दी जाती। तो यहाँ तक तो ठीक है, सोल्जर को सैलरी कैश में दी जा रही है और ऊपर से जो है चीज़ों के रेट भी फिक्स कर दिए, मतलब पूरी चीज़ों पे इसकी पूरा ध्यान हो गया। लेकिन इधर मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, ये भी सैलरी तो देता था, लेकिन इसने एक नई व्यवस्था शुरू कर दी कंट्रोल करने के लिए, टोकन की व्यवस्था शुरू कर दी। टोकन क्या था, एक चीप मेटल का बना हुआ, जो कि गोल्ड का भी नहीं था, सिल्वर का भी नहीं था, एक मेटल शुरू कर दिया इसने जिससे वो टोकन बनाता था। मतलब अब जो सारी चीज़ों का लेन देन टोकन का होगा। लेकिन अब इससे क्या हुआ, काउंटरफीट अगर हम बात करें, इसके लोगों ने नकली जो है सिक्के बनाने शुरू कर दिए, नकली टोकन बनाने शुरू कर दिए। लोगों ने बड़े स्मार्ट निकले लोग, उन्होंने सिल्वर के और जो गोल्ड के कॉइन थे वो तो छुपा के रखने शुरू कर दिए, और वो टैक्स वगैरह
पहले तो वो सिल्वर और गोल्ड के कॉइन से पे करते थे, लेकिन अब वो उन्होंने सिर्फ इसी को ही यूज़ करना शुरू कर दिया, टोकन करेंसी को, जिससे मोहम्मद तुगलक को काफ़ी सारा लॉस हो गया क्योंकि नकली सिक्के बन के आने शुरू हो गए। अब हम इसके 5th पॉइंट की डिस्कस कर लेते हैं। 5th पॉइंट में ये बताते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव थे, ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर थे वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहे इसके, ठीक है। इसकी काफ़ी सारी प्रेज़ की गई है कि इसने चीप प्राइस शुरू कर दिए थे, ठीक है, गुड्स को मार्केट में, और सक्सेसफुली इसने मंगोल के इन्वेजन को भी जो है उसके साथ ट्रीट किया अच्छे से, मतलब वहाँ उसके साथ लड़ता रहा। लेकिन अगर मोहम्मद तुगलक की बात करें, अलाउद्दीन की तो काफ़ी प्रेज़ ही है, लेकिन अगर मोहम्मद तुगलक की बात करें तो इसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव रहे ये फेलियर रहे हैं। क्यों फेलियर रहे हैं? एक तो इसमें इसका जो कश्मीर में कैंपेन चल रही थी वो डिजास्टर में आ गया, ख़त्म हो गया। एक इसने लार्ज आर्मी लगा दी किसको, मंगोल को, कि ये कहता है कि मैं मंगोल पे अटैक करके उनको हरा दूंगा। तो इसमें इसका काफ़ी सारी चीज़ें जो है वेस्ट हो गई, टाइम भी, मनी भी। और दौलताबाद में जो है इसने लोगों को भेज दिया, लोगों वहाँ से जाने पे उन लोगों ने मना कर दिया, जिससे जो था काफ़ी रिवोल्ट टाइप सिचुएशन यहाँ पर बन गई। और टोकन जो इसने शुरू किए वो तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ख़राब सिचुएशन लगी एक तरीके की, हम ये कह सकते हैं। क्लियर बेटा? अभी हम इसी चैप्टर का पेज नंबर 42 डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। पेज नंबर 42 में ये बताते हैं कि जो हमने ये लिस्ट देखी इनकी, ठीक है, इस लिस्ट में जो मोहम्मद तुगलक था वो फेलियर रहा, ठीक है, क्योंकि वो उसने दिल्ली सल्तनत की हिस्ट्री में हम देखते हैं कि वो कोई अच्छे से काम नहीं कर पाया। उसने काफ़ी सारे ऐसे डिसीजन लिए जो उसके सल्तनत के लिए अच्छे नहीं थे, क्योंकि उसने चाहा कि मैं मंगोल्स को खुद कैप्चर कर लूँगा, लेकिन अलाउद्दीन ने डिफेंसिव नीति अपनाई और उसने ऑफेंसिव मतलब खुद अटैक करने वाली नीति अपनाई, जो यहीं पर वो मार खा गया। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है द सल्तनत इन द 15th and 16th सेंचुरी, ठीक है। ये टेबल आपको 1 दिया गया है, उसमें आपने देखा होगा कि तुगलक और सैयद डायनेस्टी और उसके बाद लोधी डायनेस्टी आई, जिन्होंने दिल्ली और आगरा पर 1526 तक रूल किया। और इनका जो था, ठीक है, बंगाल, मालवा, गुजरात तक इनका काफ़ी उस पर रूल तो रहा, लेकिन ये जो एरिया हैं इंडिपेंडेंट भी हो गए थे बीच बीच में, क्योंकि दूर दूर तक इनका कंट्रोल करना, मैंने आपको पहले बताया था ना कि जो कुछ टाइम के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए तो कंट्रोल होता था, लेकिन जब ये इनकी आर्मी दिल्ली चली जाती थी तो वहाँ के जो लोग होते थे फिर इंडिपेंडेंट हो जाते, वहाँ का जो लोग अपना रूल कर रहे थे, मतलब वो फिर से इंडिपेंडेंट बना लेते। तो इस तरीके से चलता रहा, लेकिन फिर भी इनका जो रूलिंग ग्रुप है वो चलता रहा। लेकिन अफ़गान और राजपूत भी यहाँ तक जो थे वो अपनी अच्छी पोजीशन में अपना रूल वो कर रहे थे। सम स्टेट्स में जो है इस्टेब्लिश कर दिया गया था, स्मॉल पावर्स जो थी वो चल रही थी, ठीक है। और शेरशाह सूरी की बात की गई है, इसका रूलिंग टाइम 1540 से लेकर 45 तक रहा है। इसका कैरियर जो है, इसने स्मॉल टेरिटरी से शुरुआत की थी। इसके एक अंकल थे बिहार में, ठीक है, उसके अंडर ये काम करता था। फिर एक दिन इसको मतलब चेज़ करने के लिए, लड़ाई करने के लिए भेज दिया, और ये कह दो कि किस्मत से ही इसने हुमायूं को हरा दिया, ठीक है। 1530 से 1540 तक जो रहा, ठीक है। और 1550 से और 15 ये इसका हुमायूं को 2 टाइम का 2 बार ये रूलर बना और इसका टाइम पीरियड दिया गया। और शेरशाह सूरी ने अब रूल करना शुरू कर दिया 15th सेंचुरी में। इसने 5 साल ही रूल किया, और इस तरीके से इसने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वही पॉलिसी अपनाई जो अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाई थी, जिसकी काफ़ी तारीफ़ भी हुई है, हमने भी पढ़ा। और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के बाद यही पॉलिसी आगे जाके अपनाई गई अकबर, जिसका रूलिंग टाइम 1556 से लेकर 1605 तक रहा। क्लियर बेटा? तो ये हमारे यहाँ पर लास्ट ये हमारा टॉपिक रह गया है, इसको भी हम देख ही लेते हैं, इसके साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है 3 ऑर्डर्स, द पीस ऑफ गॉड, नाइट एंड क्रूसेड के बारे में हमें कुछ बताया गया है। ये हमारे कंट्रास्ट में चल रहा था, ठीक है। इसके बारे में ये थोड़ा बताते हैं। ये कहते हैं कि द आइडिया ऑफ 3 ऑर्डर्स जो फर्स्ट बनाया गया था, ये फ्रांस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। वहाँ पर ये कहते हैं कि जो 3 ऑर्डर का एक नया एक आइडिया यहाँ पर क्रिएट कर लिया गया था, जो पूरी सोसाइटी थी उसको 3 ऑर्डर में 3 क्लासेस में इन्होंने डिवाइड कर दिया था, ठीक है। एक जो थी प्रे करने के लिए, दूसरी जो थी लड़ाइयाँ वगैरह करने के लिए, तीसरी लैंड को टॉयल करने के लिए, मतलब एग्रीकल्चर का काम करने के लिए। ताकि ये 3 ऑर्डर का नया जो
कॉन्सेप्ट लेके आए थे, ये इसलिए लेके आए थे ताकि जो चर्च है वो अपना एक डोमिनेट रोल प्ले कर सके सोसाइटी में। इसके लिए ये एक वॉरियर ग्रुप को लेकर आए जिसको नाइट कहते थे। और ये जो चर्च हैं, ठीक है, ये लोग जो क्या करते थे, ये यूज़ करते थे इस प्रोपोगेट करने के लिए, पीस ऑफ गॉड के आइडिया को प्रोपोगेट करने के लिए ये जो लोग हैं ये बताते थे कि हम लोग जो हैं वो इस तरीके से काम कर रहे हैं कि ताकि पूरे समाज में पीस ऑफ गॉड जो फैला रहे। और इसके कन्फ्लिक्ट में ये बताते हैं कि जो ऐसे लोग हैं जैसे मुस्लिम हैं, जो उनकी एक सोसाइटी है, ठीक है, जो सिटी है जेरूसलम, उसको कैप्चर ना कर लें, उससे बचाने के लिए ये जो है ये लोग काम कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया, एक कैंपेन चलाई क्रूसेड में, ठीक है, और जिसमें ये जो नाइट वॉरियर होते थे, इनके जो सैनिक होते थे, ये लोग इनकी हेल्प करते थे, इनकी सुरक्षा करते थे। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो नाइट ग्रुप थे पहले वो ये इस चीज़ को नहीं बिलोंग करते थे, लेकिन धीरे धीरे जो हैं ओरिजिनली ये लोग अब नोबल्स बन गए थे क्योंकि लोगों की बहुत सारी भावनाएं इनके साथ जुड़ गई थी। हम ये कह सकते हैं कि एंड ऑफ द 11th सेंचुरी जो फ्रांस है वो एक अच्छी सोसाइटी बन गई। और सोसाइटी में क्या हुआ, उसमें बाय द 12th सेंचुरी में नोबल्स एज वांटेड टू बी नो एज नाइट, बड़े ही नोबल्स जो बन गए थे नाइट ग्रुप के, जो वॉरियर उनकी सुरक्षा करते थे, जो उनकी जेरूसलम सिटी को बचाने का काम करते थे। सो बेटा इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है आज का कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।